पिछले वर्ष कक्षा 12 का जो सेशन गया है उन विद्यार्थियों को मैंने प्रायोगिक जो पाठ्यक्रम है उसको बताया था। कई बार हम सोचते हैं कि स्कूल में जाते हैं वापस आ जाते हैं, कितनी आसान चीजें हैं, लेकिन यदि आप इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और इसको प्रैक्टिकली जीना चाहते हैं तो ये बहुत कठिन कार्य है। इसमें आपको जो सृजनात्मक चिंतन विकसित करना होता है वहां तक आप पहुंच नहीं पाते, इसलिए आपको आसान लग रहा है। जो लक्ष्य कक्षा 10 को मिले होते हैं, जो बोध स्तर कक्षा 12 को प्राप्त करने होते हैं, हम उनको प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए हमें यह आसान सा लगता है कि सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि फसल पककर तैयार हो जाती है और किसान उसको कलेक्ट नहीं करे, यानी लावणी नहीं करे उसकी। तो लावणी नहीं करे तो कितना आसान हो जाता है कि लावणी नहीं करनी पड़ी। सबसे कठिन काम वही तो है, उसका आउटपुट उसे तभी मिलेगा जब वो लावणी करेगा, उस फसल को कलेक्ट करेगा, निकालेगा, बोरे या कट्टे में अनाज डालेगा, तब उसको वो चीज अटेन होती है। एक छात्र की उसी से हम तुलना करें कि वो बोध स्तर, वो क्रिएटिविटी, वो सृजनात्मकता जो एनईपी 2020 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हर बच्चे के मस्तिष्क में वो बोध स्तर अटेन हो, वो सृजनात्मकता आए, तो उसके लिए हमें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप उसे सोचेंगे, बार बार कल्पनाएं करेंगे, तब भी आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। एक साइंटिस्ट एक रिसर्च पेपर को क्रिएट करने में हजारों बार उसके प्रैक्टिकल्स करता है, तब जाकर के उसे वो निश्चित लक्ष्य हासिल होता है। आपने चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा? सुना है? चंद्रयान 3 अपनी निश्चित स्थान पर जाकर के लैंड हुआ सफलतापूर्वक। समस्त भारतीयों के लिए, न केवल इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, समस्त भारतीयों के लिए वो गौरव का क्षण था। लेकिन उसके लिए कितनी सहस्त्रों बार अभ्यास किया होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट की होगी कि वहां पर इतने लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर वो अपनी जगह खुद डिसाइड करता है कि मुझे कहां लैंड होना है। इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन चंद्रयान 3। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उसमें खुद ने उसने डिसाइड किया कि मुझे लैंड कहां होना है। अन्यथा वो किसी पर्वत चोटी पे भी अटक सकता था, किसी गड्ढे में भी गिर सकता था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मानवीय श्रम का महत्व बहुत कम होने वाला है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे उस मानवीय श्रम की ओर जाना है या स्मार्ट वर्क करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त स्मार्ट वर्क करना है। इन दो चीजों पर निर्भर करता है। स्मार्ट वर्क करने की दिशा में हमने या घर वालों ने, सरकार ने आपको मोबाइल मुहैया करवा दिए कि सबके घरों में आज मोबाइल मिल जाता है, लेकिन उसका सदुपयोग करने की बजाय हम उसके दुरुपयोग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया आपको एक सामाजिक अपराधी बना सकती है। आप जो तमाम गेम यूज कर रहे हैं, तमाम सोशल साइट यूज कर रहे हैं, चीन के स्कूली बच्चों ने उनको डेवलप किया है, जिनको हमारी सरकार ने बहुत सारे चीनी ऐप को बैन कर दिया था, और हमारे स्कूली बच्चे उनके यूजर बने हुए हैं। तो हमें क्रिएटिविटी सीखकर वो चीज डेवलप करनी थी, लेकिन हम केवल उपभोक्ता बने हैं, बहुत सी चीजों के उपभोक्ता बने हैं। पुस्तकें आपको दी हैं और सत्र के अंत में आप उनको पढ़ के वापस दे देते हो, उसमें से कितनी सृजनात्मक चीजें आप में अटेन हुई हैं, आपने की हैं, आपने सीखी हैं, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
जिनसे हम सभी वंचित हो जाते हैं और एक परंपरागत शैली से हम आज भी अध्ययन अध्यापन करते चले आ रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ नया होने वाला है। सीबीएसई ने हाल ही में ओपन बुक एग्जाम शुरू की है। पहले भी ओपन बुक टेस्ट होता था कि एग्जाम होगी, उसमें आपको बुक मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर उस बुक में से नहीं होंगे, बुक बेस्ड होंगे, बुक पर आधारित होंगे। आपको चिंतन करना पड़ेगा, टिप्पणी लानी नहीं पड़ेगी, गुरुजी खुद ही आपको किताब दे देंगे ओपन बुक एग्जाम में, और वहां से आपको वो सृजनात्मक चिंतन विकसित करना पड़ेगा। तो हमें किस दिशा में जाना है, कौन सी चीज का सही तरीके से उपयोग करना है, ये हमारी समझ में होना चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए पढ़ना, उस बोध स्तर को प्राप्त करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यही उसका व्यवसाय है। भारत की 44% जनसंख्या जो पूरे विश्व में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा युवा देश जो है वो भारत है। लेकिन अब इसमें दो संभावनाएं हैं, या तो भारत इन युवाओं की मदद से दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव और एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है, या वो इन युवाओं की समस्याओं में उलझ करके अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है। तो इन दोनों चीजों की जिम्मेदारी आप सब पर है, हम सब पर है, भारत के प्रत्येक युवा पर है। प्रत्येक युवा को अपना एक सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे कितना लक्ष्य प्राप्त करना है, क्या मैं 90+ ला पाऊंगा, क्या 90+ ला करके भी मैं अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जी पाऊंगा या नहीं। ये सवाल हम खुद से करें, अपने स्वयं का आकलन भी करें। जब हम स्वयं का आकलन करते हैं तब हम अपने आप को ये इवेल्युएट करके देखते हैं कि हम कहां पर हैं। बहुत से लोगों में ये देखा जाता है कि ग्रेजुएट होने के बाद भी उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जबकि मार्गदर्शन की ये समस्त भ्रांतियां हमें स्कूल स्तर पे दूर हो जानी है। रही बात आपके परीक्षा परिणाम की, तो परीक्षा परिणाम के बारे में नेमिचंद जी ने बहुत बार बताया है कि हमारे यहाँ भी 90+ स्कोर करने वाले कई बच्चे होंगे। हमारे भी वहाँ 90+ करने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे साथ एक प्रतिस्पर्धा की है कि हम आपसे ज्यादा, हमारे वहाँ बच्चों की संख्या भी तो कम है, तो ज्यादा का मतलब दुगुने से भी ज्यादा बच्चे 90+ स्कोर करेंगे। तो मैं भी आप लोगों को उस दिशा में ये प्रोत्साहन देता हूं कि आप निश्चित रूप से बार बार मेहनत करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, अपनी संकल्पनाओं को क्लियर करते जाएंगे, आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन एक समस्या और जो चीजें होती हैं, कई बार मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों से मिलता हूं, तो उनमें एक समस्या ये है कि जब हमें जोश होता है तो 10 एक दिन तो हम पढ़ते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा वो जोश लगातार सर्वाइव करता रहे हमारे मस्तिष्क में, और लगातार कैरी ऑन हम करते रहे उस हमारे अध्ययन पथ पर, जो हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। तो उसका एक ही तरीका है कि जो सपना आपने ठाना है, जो लक्ष्य आपने सोचा है, उसको हर पल सोचते रहें। आप ये सोचें कि मुझे इस सपने के लिए ही जीना है। भले ही आप खेल के मैदान में हो, भले ही आप खेत में हो, भले ही आप बाजार में अपनी घर की जरूरी चीजें खरीदने जा रहे हो, आपके मस्तिष्क में वो हर पल वो विचार जिंदा रहना चाहिए। जो विचारों की श्रृंखला यदि सकारात्मक होती है, क्योंकि मस्तिष्क कभी विचार शून्य नहीं होता है। यदि आप अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो आप अन्य चीजें सोच रहे होते हैं जो आपके लिए कहीं उपयोगी भी नहीं है, जो आपके जीवन में कहीं सार्थक भी नहीं है। उन चीजों को भी हम सोच रहे होते हैं, और यदि आप उसी लक्ष्य और सपने के बारे में लगातार सोचते रहोगे तो आपके जीवन में वो जोश उत्साह निरंतर बना रहेगा। आपकी अभिरुचि बन जाएगी पढ़ना, पता ही नहीं चलेगा कि मेरी अभिरुचि कब क्रिकेट खेलने से पढ़ने में हो गई, कब वॉलीबॉल खेलने से यानी पढ़ाने में हो गई। तो ये अभिरुचियां भी आप अपने विचारों से निर्मित होती हैं। तो अपनी अभिरुचि को सकारात्मक बनाइए, विचारों को सकारात्मक बनाइए,
निरंतर जुझारूपन रूप से बढ़ते रहिए। हमारे भवानी जी कई बार आज आए नहीं, शायद आए क्या? हाँ, तो बड़े सार्थक चर्चाएं उनसे भी होती है। कई बार वो सार्थक स्टेटस लगाते हैं, तो उन्हीं के स्टेटस को मैंने भी एक कॉपी किया है और उनके मस्तिष्क में मेरे मस्तिष्क में मैंने उसको धारण कर लिया कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सबसे आगे निकल जाएं, मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप दूसरों को पीछे छोड़ दें, लेकिन मेरा आह्वान आपसे ये है कि जब भी आप इस दौड़ में ठोकर लगकर गिरो तो वापस खड़े हो, अपना रास्ता नहीं छोड़े, हार नहीं माने। यही जिंदगी है और यही विचार, यही उत्साह आपको एक भारत का सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनाएगी। तो इन्हीं विचारों के साथ मेरा दोबारा आपसे आह्वान और सांडवा की इस टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया है। शुक्रिया। धन्यवाद नरेंद्र जी सर। देखिए, बड़े सौभाग्यशाली हो आप, जो हमें पीछे से जो चर्चा करते थे और आज हमें उबरू सुबरू अपने सामने बात करने का मौका मिला।